प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है। हो रहा है ना ऐसा, कुछ दिनों के गैप पे एक दिन ऐसा आ रहा है जब बहुत ज़्यादा गिरावट आता है और आज वही दिन है। सभी कुछ बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है और आपका पोर्टफोलियो भी। इनफैक्ट कुछ लोग को तो लग रहा होगा ना कि आज तो मेरा पूरा दुनिया ख़त्म हो गया। उनको मैं बता दूं कि मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो आज 3% से भी ज़्यादा गिर गया है और मेरा दुनिया इसके कारण ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में आगे जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, यहाँ से मार्केट में और कितना ज़्यादा गिरावट आ सकता है, इस तरह के माहौल में क्या करना चाहिए, भाग जाना चाहिए या फिर पड़े रहो, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करना चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स में आज क्या हुआ ना, 4% के आसपास गिर गया था बैंकिंग स्टॉक्स। तो ऐसा क्या हुआ वहाँ पे? अगर किसी का पोर्टफोलियो 50, 60, 70% डाउन है कुछ लोगों का, कमेंट में आप लोग लिखते हैं वहाँ पे क्या करना चाहिए। और दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर ना, इसको ज़रूर आप आज सुन लें और समझ लें। इन्वेस्टमेंट होराइजन वाइज मैं आपको बताऊंगा कि किस किस इन्वेस्टमेंट होराइजन में कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सुटेबल होता है ना। किसी को 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, किसी को 5-6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, किसी को 10 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना है। तो शॉर्टली मैं इसको आज कवर करने जा रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल होगा। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी था ना कि ये जो अभी वॉर चल रहा है, इसमें से किसके जीतने से इंडियन स्टॉक मार्केट को ज़्यादा फायदा होगा। तो इसको भी मैं वीडियो के लास्ट में कवर करने जा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहले तो मार्केट देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट में आज क्या हुआ। और सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं देखना है और दूसरे एसेट क्लासेस भी देखना है, क्योंकि वहाँ भी बहुत कुछ चल रहा है। तो इंडियन मार्केट तो बोलने के लिए कुछ खास है नहीं। यहाँ पे देखिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा गिरावट। और बैंकिंग देखिए ना, सेक्टर में कितना ज़्यादा गिरावट है। बैंकिंग, डिफेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आईटी, फार्मा, ऑटो, मतलब कुछ भी नहीं बचा, बहुत ज़्यादा गिरावट। बाहर भी देखिएगा ना तो यूएस मार्केट में तो अच्छा खासा गिरावट आया था, लेकिन प्री मार्केट देखेंगे यूएस का ना, तो वहाँ पे ऐसा कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रहा है प्री मार्केट में। ठीक है, यहाँ ठीक ठाक हालात है। एशियन मार्केट तो ऑफकोर्स दोपहर तक ही बंद हो जाता है, तो वहाँ तो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। यूरोपियन मार्केट देखें तो यहाँ भी ऐसा कोई खास बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिल रहा। गोल्ड सिल्वर देखेंगे तो थोड़ा बहुत वहाँ पे तेजी रहा है गोल्ड सिल्वर में। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखिए बॉन्ड्स, देखिए यूएस 10 ईयर कितना है, 4.4। ये अगर लड़ाई लंबा चला तो ये 5% भी जाएगा। मैं अभी मतलब काफ़ी समय से आप लोगों को बता रहा हूँ ये, तो ये ध्यान में रखें। और ये परेशानी क्रिएट करेगा पूरे दुनिया में। परेशानी इंडिया में ऑलरेडी दिख रहा है। इंडिया में देखिए आप प्रॉब्लम क्या चल रहा है। 10 ईयर जीसेक इंडिया का, ठीक है, ये तो यूएस का मैंने बताया ना, इंडिया का 10 ईयर जीसेक 7% आ गया है। मैंने फ्राइडे भी आप लोगों को बताया था ना कि जल्दी ही 7% हम क्रॉस कर जाएंगे और वही आ रहा है। और अगर ये लंबा खींचा तो ये 7.5 के आसपास भी चला जाएगा, जो कि बहुत बड़ा निगेटिव न्यूज़ है इंडियन इकोनॉमी के लिए भी और इंडियन कंपनीज़ के परफॉर्मेंस के लिए भी। ठीक है, मनाना है कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। उसी तरह से अगर आप यूएस डॉलर देखेंगे ना तो यूएस डॉलर 100 से ऊपर चला गया है, अगेन बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़। और साथ साथ रुपी डॉलर देखेंगे तो 95 के आसपास आ गया है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सभी तरफ प्रॉब्लम दिख रहा है। अब जान लेते हैं कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ से आ गया। प्रॉब्लम तो चल रहा है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन सभी जगह जो भी पैरामीटर्स थे और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। तो देखिए फ़िलहाल तो 2 बड़े रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो मैंने फ्राइडे को ही आप लोगों को बता दिया था, दूसरा एक नया रीज़न है। यमन का आपको पता है ना, ईरानी बैक्ड वहाँ हुतीज़ का शासन है यमन के एक पार्ट पे। उन लोगों ने इज़राइल पे अटैक किया है। ठीक है, वो अक्सर करते रहते हैं, लेकिन इधर जब लड़ाई स्टार्ट हुआ है ना तब पहली बार इस तरह का अटैक हुआ है उनके द्वारा इज़राइल पे। हुतीज़ किस लिए फेमस है, तो रेड सी पे अटैक करने के लिए जाने जाते हैं। आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, 20% वर्ल्ड का जो ऑयल शिपमेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है, इसीलिए ऑयल प्राइसेस बढ़ रहा है। और रेड सी अगर देखें ना तो वर्ल्ड में जितने भी जो भी ट्रेड चलता है उसका रफली अबाउट 15% के आसपास रेड सी से गुजरता है। तो अगर रेड सी पे इन लोगों ने अटैक करना शुरू किया, जो भी वहाँ से शिप्स गुजर रहे हैं उस पर, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा इशू आया मार्केट में, एक ये। दूसरा ऑफकोर्स डोनाल्ड ट्रंप के बिना तो स्टोरी कंप्लीट होगा ही नहीं। उन्होंने बोला है एक इंटरव्यू में कि भाई ईरान का हमें तेल भी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ वो बोल रहे हैं जो खर्ग आइलैंड, जो कि काफ़ी दिनों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ,
उस पे भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इस तरह का उन्होंने नेचुरली ना, देखिए फ्राइडे को मैंने बताया था कि यूएस यहाँ नहीं रुकेगा, कोई मतलब नहीं बनता है। वो मोस्टली जाएगा खर्ग आइलैंड के लिए या फिर वहाँ पे अटैक होने जा रही है, जो एरियल अटैक है उससे बात नहीं बनेगा, और वही कुछ सामने आ रहा है और इसीलिए स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा गिरावट है। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर को कवर कर देता हूँ कि यहाँ पे इतना ज़्यादा गिरावट क्यों आया है, उसके बाद जियोपॉलिटिक्स को डिटेल में कवर कर दूंगा और साथ ही जो भी मैंने क्वेरीज बोले थे ना उसको भी कवर कर दूंगा। तो देखिए सुबह अगर आप देखते ना रुपी को तो 128 पैसा स्ट्रांग हुआ था, वो 93.57 पर डॉलर चला गया था और अब ये 95 के आसपास चला गया। अचानक ऐसा क्या हो गया? तो देखिए यहाँ पे आरबीआई का इंटरवेंशन है और न्यू रूल है जिसके कारण रुपी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ था। सुबह अगर आप देखते हैं ना तो आरबीआई ने बोला है कि भाई ये जो नेट ओपन पोजीशंस है ना बैंक्स का यूएस डॉलर्स में, वो 100 मिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कैपिंग कर दिया गया है और ये अप्रैल 10 से इसको कंप्लायंस में लाना पड़ेगा। तो अब ज़्यादा टाइम है नहीं, अप्रैल यहीं पे है ना। तो अब क्या हो रहा है कि जो बैंक्स हैं उनका जो लॉन्ग डॉलर पोजीशन था ना उसको उन्हें घटाना पड़ रहा है। बैंक्स इस न्यू रूल को फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? रफली अबाउट 4000 करोड़ के आसपास मार्क टू मार्केट लॉसेज हो सकता है। उसके कारण उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है करंट क्वार्टर में वो हिट होगा, इसीलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम। आरबीआई तो ऑफकोर्स इसलिए कर रहा है कि भाई जो वोलेटिलिटी है ना रुपी डॉलर उसको कंट्रोल में लाया जा सके, लेकिन कोई कंट्रोल में नहीं आया। सुबह सही बात है स्ट्रेंथन हुआ, लेकिन अब देखिए 95 चला गया। रीज़न क्या है कि देखिए संभालना पॉसिबल नहीं है इस तरह के माहौल को। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉलर बहुत तेज़ी से स्ट्रांग हो रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं और एफआईआईज भी तेज़ी से भाग रहे हैं। तो इसको मैनेज करना आसान नहीं है, आरबीआई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और जिस तरह के हालात हैं वहाँ तो देखकर बिल्कुल लग रहा है कि आने वाले समय में रुपी और भी ज़्यादा डिप्रिसिएट कर सकता है। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी ये वॉर जो चल रहा है ना ये थोड़ा रुकेगा, थोड़ा यहाँ पे रेजोल्यूशन निकलेगा तो रुपी अप्रिसिएट भी करेगा डॉलर के मुकाबले। ये बिल्कुल हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट टर्म्स में देखें ना तो रुपी अंडर वैल्यूड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल जब वॉर में थोड़ा सेटलमेंट आएगा तो रुपी अप्रिसिएट भी करेगा। लेकिन हाँ, अगर ये वॉर लंबा चला तो यहाँ से और भी ज़्यादा डिप्रिसिएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना, इन्वेस्टमेंट होराइजन वाइज कौन कौन से प्रोडक्ट सूटेबल होते हैं इस तरह के मार्केट कंडीशन में, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करें और इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़रूर चेक करें। रिस्क प्रोफाइल का मतलब क्या हुआ, भाई कितना रिस्क ले सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं ना, बोलते हैं मुझे प्रिंसिपल अमाउंट 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए, जबकि उस तरह के इन्वेस्टर भी होते हैं जो बोलते हैं नहीं भाई मुझे हाई रिटर्न चाहिए और उसके लिए अगर शॉर्ट टर्म के लिए मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है 20, 30, 40% भी उड़ जाए तो मैं झेल लूँगा। ऐसे लोग भी हैं। ठीक है, तो ये पहले आप डिसाइड कर दें कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, बहुत ज़रूरी है। उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितने सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, कि भाई उतने साल से पहले आप पैसा नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर शॉर्ट टर्म का होराइजन देखा जाए ना, 1 से 3 साल का पीरियड अगर किसी को जाना है तो किस तरह के प्रोडक्ट सूटेबल होंगे। डेट म्यूचुअल फंड को कंसिडर किया जा सकता है। डेट म्यूचुअल फंड में ध्यान में रखें कि इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। 10 ईयर जीसेक जो मैंने बताया, लॉन्ग ड्यूरेशन वाले बॉन्ड्स में आपको लॉस होगा शॉर्ट टर्म में, सोचे भी नहीं फिलहाल जाना है अगर डेट में ना, तो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन वाले लिक्विड फंड हो गया, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड हो गया, इस तरह का लॉन्ग ड्यूरेशन बिल्कुल ना जाएं, लॉस होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं काफ़ी समय से आप लोगों को ये सब समझा रहा हूँ, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर दूं क्योंकि अब तो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है 10 ईयर हमारा भी। पहले तो यूएस का जा ही रहा था, अब हमारा भी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। कहाँ मैं कुछ महीनों पहले बोल रहा था ना कि 6% जाएगा, उससे भी नीचे जा सकता है। अब देखिए माहौल पूरा चेंज हो गया, 7% पहुँच गया। ठीक है, तो बी केयरफुल विद दिस। और बॉन्ड्स के लिए जा सकता है, लेकिन बॉन्ड में रेटिंग ज़रूर देखें। देखिए अगर अननेसेसरी हेडेक नहीं चाहते हैं तो सिर्फ AAA और ज़्यादा से ज़्यादा AA, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं रिस्क बढ़ता जा रहा है। ए वाले पेपर से बचकर रहें, या BBB तो बिल्कुल सोचे भी नहीं, ए वाला भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो बेस्ट होगा AAA रेटेड पेपर्स, क्रेडिट रेटिंग की मैं बात बोल रहा हूँ। और अगर ज़्यादा रिस्क थोड़ा लेना चाहते हो AA से नीचे जाने का मतलब मेरे अनुसार तो नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सेफ्टी के लिए जा रहे हैं ना। इतना ज़्यादा रिस्क ही लेना है तो इक्विटी में पैसा डाल देंगे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए डेट म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स को कंसिडर किया, या फिर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स ना, या फिर गवर्नमेंट के स्कीम्स के अंतर्गत अगर कोई शॉर्ट टर्म का आपको
इन्वेस्टमेंट मिलता है तो उसको कंसिडर किया जा सकता है, एफडी को कंसिडर किया जा सकता है। अगर कोई प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चाहता कि 1 रुपया भी कम हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एफडी करते वक्त ये ध्यान में रखें कि अगर बहुत बड़ा पैसा का एफडी करना चाहते हैं तो ज़्यादातर पैसा हमेशा ही बड़े बैंक्स में रखें, वहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। क्योंकि छोटे छोटे बैंक्स में बिल्कुल सही बात है कि इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिल रहा है लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो रिलेटिवली छोटा मोटा अगर अमाउंट है जिससे आप ना एडवांटेज उठाना चाहते हैं कि भाई ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो छोटा अमाउंट बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन बड़ा बड़ा अमाउंट इस लालच में कि बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा, ठीक है। तो छोटा छोटा अमाउंट बिल्कुल एडवांटेज ले, लेकिन अगर बहुत बड़ा अमाउंट है तो उसका बड़ा हिस्सा हमेशा ही बड़े बैंक्स में करें। 3 to 5 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन। हाइब्रिड फंड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स को बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी मैं बता रहा हूँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन। अब डेट म्यूचुअल फंड का ये मतलब नहीं है कि 3 साल हो गया तो मैं बेच ही दूंगा, ऐसा नहीं, उसको लाइफ लॉन्ग रख सकते हैं। अगर आपका रिक्वायरमेंट है तब बेसिस योर रिक्वायरमेंट आप डिसाइड करेंगे, लेकिन हाँ 1 से 3 साल में आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर देंगे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। उसी तरह से 3 से 5 साल में प्योर इक्विटी फंड को अवॉइड करना चाहिए, हाइब्रिड फंड्स कहीं ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। उसी तरह से 5 से 10 साल अगर किसी का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप जैसे फंड्स को कंसिडर किया जा सकता है। और 10 साल से भी ज़्यादा तो वहाँ पे मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप सभी में एक्सपोजर लिया जा सकता है। यहाँ पे अगेन मैं फिर से बता दूँ कि 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप में भी एक्सपोजर लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिया जा सकता, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मिनिमम उसी तरह से लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप में मिनिमम 10 ईयर्स रखें तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो चुका है लार्ज कैप्स का। मैं ना आप लोगों को बताया करता था कि 20 के नीचे आएगा तो बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो आप लोगों का कमेंट आता है कि नहीं 20 से नीचे तो कभी आएगा ही नहीं, हमेशा क्या बैठे रहें। आ चुका है, आज का जाकर वैल्यूएशन चेक करें। मैं ट्रेलिंग पी की बात बोल रहा हूँ, फॉरवर्ड पी तो ऑलरेडी 20 से नीचे कब का आ चुका है, ठीक है। निफ्टी 50 तो अभी वैल्यूएशन ऐसा हो चुका है ना कि जो मैं बोलता था ना कि नहीं लार्ज कैप का तो ठीक है, मिड कैप, स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड टर्म अब नहीं यूज़ कर सकते हैं इवन मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए भी। तो वैल्यूएशन वाइज ऑफ कोर्स लार्ज कैप अभी भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप का भी वैल्यूएशन पहले के मुकाबले बहुत अच्छा हुआ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो अंडर वैल्यूड हो गया है, ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन पहले के मुकाबले अट्रैक्टिव हुआ है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा जियोपॉलिटिक्स को कंसिडर कर लेते हैं। देखिए ट्रंप का क्या है ना कि उन्होंने क्लियरली अब मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो बोले वो क्लियर कर दिया कि भाई ग्राउंड अटैक हो सकता है, ठीक है। और ग्राउंड अटैक अगर हुआ, ठीक है, तो ये जो क्रूड ऑयल आपको 115 के आसपास अभी दिख रहा है ना, ठीक है, वो 150 के रेंज में जाने लगेगा, ठीक है। 150 के आसपास गया ना तो स्टॉक मार्केट आराम से यहाँ से अगर 10% और गिर जाए तो सरप्राइजिंग नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखें यहाँ पे कि स्टॉक मार्केट के लिए क्या अच्छा होगा, कौन जीतेगा तो अच्छा होगा। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन चाहता क्या है। तो यूएस क्या चाहता है, यूएस चाहता है कि जो ईरान का क्रूड ऑयल है उस पर कंट्रोल मिल जाए। एक तो उससे यूएस का फ़ायदा होगा, दूसरा चाइना का बंद कर देगा ना, चाइना को पूरा मिल रहा है ईरान से, तो चाइना का वेनेजुएला से पहले ही चाइना को भगा दिया गया, अब ईरान से भी भगा दिया जाएगा, तो सिर्फ रसिया ही एक उनका अच्छा खासा पार्टनर मिलेगा जिससे अच्छा खासा तेल खरीद पा रहा है। तो यूएस का इससे 2 काम हो जाएगा। और ऑफ कोर्स यूएस चाहता है कि भाई रिजीम चेंज हो जाए। रिजीम नहीं चेंज करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है यूएस के लिए ना भाई। अगर रिजीम यही रहा तब तो यूएस को फ़ायदा क्या मिलेगा ना, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ऑल्दो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं रिजीम चेंज कर दिया, कैसे चेंज कर दिया आपने ना, सेम रिजीम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो यूएस ये चाहेगा, इजराइल चाहेगा कि भाई रिजीम चेंज हो जाए। क्रूड ऑयल से उसको कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं जैसा कि यूएस को है, वो रिजीम चेंज करना चाहता है ताकि ईरान जो उसके प्रति बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल है ना उसमें कमी आए, ठीक है। और साथ ही वो चाहेगा कि जो हिजबुल्ला हो गया, हुतीज़ हो गया, हमास हो गया, जिसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है ईरान से, उस हेल्प में कमी आए जिससे कि इज़राइल को काफ़ी हद तक थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो इज़राइल ये चाहता है। ईरान क्या चाह रहा है, ईरान चाह रहा है कि सेम रिजीम हो, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस ना हो, लेकिन सैंक्शंस नहीं हो। उसके लिए आइडल कंडीशन, सैंक्शंस के कारण उसके कंट्री में बहुत प्रॉब्लम हो, वो चाह रहा है सैंक्शन हट जाए लेकिन हाँ रिजीम सेम रहे। मिडिल ईस्ट के जो आसपास के ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज है वो क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि रिजीम चेंज हो जाए लेकिन स्टेबिलिटी बना रहेगा, मतलब कि आपस में एक ग्रुप लड़ने लगे तो फिर आसपास की कंट्रीज़ में भी उसके कारण बहुत प्रॉब्लम होगा। इंडिया क्या चाह रहा है, इंडिया चाह रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, ठीक है, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो कंट्रोल में रहे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं और भी बहुत सारा ट्रेड हो रहा है हमारा ना, वो ट्रेड अच्छी तरह से हो, हम ये चाह रहे हैं।
ठीक है। तो अच्छा या बुरा तो मतलब स्टॉक मार्केट है ना, तो यहाँ अगर देखा जाए तो भाई हम क्या चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर रिजीम चेंज नहीं होता है तो कम से कम ईरान पे जो सैंक्शंस हैं ना, अगर वो हट जाते हैं ना, तो इंडिया को फ़ायदा होगा कि वो हम और आराम से तेल खरीद पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है, सैंक्शंस के कारण हम ईरान से डील नहीं कर पा रहे हैं। या फिर अगर रिजीम चेंज हो जाए तब तो इंडिया को कोई खास प्रॉब्लम उससे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल हम खरीद पाएंगे, आराम से खरीद पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए नेगेटिव, मैं स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा है खराब है वो दूसरी चीज़ है, मैं सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। हमें सिर्फ अगर स्टॉक मार्केट को देखें तो उसको क्या मतलब है कि भाई क्रूड ऑयल जो है उसका प्राइस ज़्यादा ना बढ़े, और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और भी जो ट्रेड हो रहा है इंडिया का, सामान आ रहा है या फिर जा रहा है, वो आए जाए, वहाँ पे रुकावट नहीं हो, स्टॉक मार्केट इससे खुश हो जाएगा। ठीक है, यही चाहिए। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि 1-2 महीने के का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी इस हालात में है कि उसे झेल ले। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया अप्रैल तक अगर इसका कुछ रेजोल्यूशन निकल जाता है तो हम झेल लेंगे, बहुत जल्दी रिकवर करके हम मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम 2-3 क्वार्टर तक घिंचता है तब प्रॉब्लम आएगा इंडियन इकोनॉमी में, पूरा का पूरा प्रॉब्लम आने जा रहा है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना कि वैल्यूएशंस इंडिया का भी अट्रैक्टिव हो गया है, लार्ज कैप का बहुत अट्रैक्टिव हो गया है, तो ये सब फिर से एक्सपेंसिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्निंग ग्रोथ नहीं आएगा ना, अर्निंग ग्रोथ से ही तो आपका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो रहा है। वो अगर बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ऑफकोर्स आपका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, जीडीपी हमारा हिट हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा, करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ जाएगा, फिजिकल डिफिसिट बढ़ने लगेगा, रुपये और ज़्यादा गिर जाएगा। ठीक है, तो मनाइए कि अप्रैल तक, मतलब आज ही ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो तो आइडियल कंडीशन है, लेकिन अप्रैल से आगे ना खींचे। पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम होगा, पूरा वर्ल्ड परेशान होगा, इंडिया भी नहीं बचेगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आराम से 10% के आसपास और ज़्यादा गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर वो सब हुआ तब। जैसे ग्राउंड अटैक अगर सही में हो गया ना, या फिर खर्ग आइलैंड पे अटैक हो गया, उसके बाद ईरान ने बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन किया, मिडिल ईस्ट के जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके एनर्जी इंफ्रा, क्योंकि डेस्परेशन में वो करेगा ईरान के पास अभी भी मिसाइल बचा हुआ है ना, अटैक तो कर रहा है। तो अगर वो सब हुआ तो 150 के आसपास हम देखेंगे, और 10% अगर वहाँ से गिर जाए कोई बड़ी बात नहीं, वो आराम से गिर जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखना पड़ेगा कि भाई इससे भी ज़्यादा गिरेगा क्या। तो यहाँ पे क्या आइडियली हमें करना चाहिए, स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आगे और गिर सकता है ना भाई। तो अभी लमसम एक ही बार में पूरा करके कर दें, उसके बाद फिर गिरने लगे तो फिर हालात ख़राब हो जाएगा ना। तो अगर किसी का पैसा है बहुत अच्छी बात है भाई, एंजॉय करें, आप लकी हैं, तो धीरे धीरे करके अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए यहाँ से तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट है ना। देखिए जितना भी गिर जाए हमेशा ध्यान में रखें एक बात, मेरा मार्केट इंटरेस्ट के साथ वापस देता है और मार्केट एवरेज आउट करता है। अगर वो बहुत ऊपर जा रहा है तो बिल्कुल गिरेगा, और उसी तरह से अगर बहुत गिर रहा है तो ऑफकोर्स वो वापस आएगा, तेज़ी से वापस आएगा। एग्जैक्टली कब आएगा नोबडी नोज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वॉर चल रहा है, जब तक इसका कुछ रेजोल्यूशन नहीं निकलेगा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ वो आएगा ज़रूर, और इंटरेस्ट के साथ आएगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें, इसीलिए बोलते हो पड़े रहो ना, पड़े रहो इन्वेस्टमेंट। देखिए अगर लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट रखता है होराइजन और क्वालिटी अच्छा रखता है तो कंसर्न नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ अगर कोई शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर्स हैं, या फिर इसलिए पड़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं, गिर गया क्या करें, ऐसे लोगों को तो मार्केट में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ ना कि अगर कन्विक्शन नहीं है ना, तो भाई अभी यहाँ से 5-10% और गिर जाएगा तो आप टिकेंगे कैसे, आप तो पक्का भाग जाएंगे और वहाँ पे आपको और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो जिन इन्वेस्टर्स को कन्विक्शन है ना कि नहीं भाई लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स आएगा, इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस ठीक रहेगा, उसी तरह के इन्वेस्टर्स को आइडियली मार्केट में टिके रहना चाहिए। अगर किसी को कन्विक्शन नहीं है तो भाग जाएगा, 5-10% और गिरेगा और नहीं टिकेगा, और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। अभी तो लॉस है ठीक है, लेकिन लॉस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को कॉल लेना चाहिए कि क्या करना है। यहाँ पे इस तरह का भी क्वेरी आता है 50-60-70% पोर्टफोलियो ही गिर गया। भाई किस तरह का पोर्टफोलियो आपने बनाया है। एक स्टॉक अगर गिर जाए तो बात समझ में आता है ना, कोई स्टॉक गिर जाता है, लेकिन अब मान लीजिए पूरा का पूरा पोर्टफोलियो 50-60-70% गिर गया, मतलब किस तरह का पोर्टफोलियो, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह का आप लोग स्टेटमेंट जो लिखते हैं, क्या मतलब क्या खरीद लिया आपने, पूरा का पूरा जंक खरीद लिया क्या। मतलब अगर पूरा जंक होगा, वेस्ट होगा, तभी 50-60-70% अभी पूरा पोर्टफोलियो गिर जाएगा। ठीक है, वहाँ पे तो ऑफकोर्स आपको कॉल लेना चाहिए कि क्या करना है। देखिए क्वालिटी अच्छा रखें, अगर क्वालिटी ख़राब है पड़े रहो रखेंगे ना तो पूरा का पूरा पैसा ही उड़ जाएगा। ठीक है, मैंने बार बार बताया, और इसीलिए अब तो न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने ही वाला है, तो मैं जो क्वालिटी वाइज है ना, म्यूचुअल फंड का क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी कैसे सेलेक्ट करें, स्टॉक्स का अच्छा क्वालिटी कैसे सेलेक्ट करें, इस सभी पे मैं वीडियोज़ लाने जा रहा हूँ।
तो दोनों बात देखा जाएगा, एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन और साथ ही क्वालिटी, तो इन दोनों का ध्यान रखें। 50, 60, 70 गिर गया मतलब पूरा का पूरा आपका पोर्टफोलियो ज़्यादातर जो उसमें है, ठीक है, सब तो नहीं मैं कमेंट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा नहीं, लेकिन पूरा चांस है कि ज़्यादा से ज़्यादा जंक है और जंक का कुछ भी नहीं हो सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।